हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 16, जिसमें हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग पढ़ा, यानी कि मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग, जो अब कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद जो सेकेंड फंक्शन आता है वो हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग की हम बात करते हैं। सो इट रिफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन सभी को यूज करने के लिए एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, एक ऑर्डरली फॉर्म में हमें कलेक्ट करना होता है, उन्हें अरेंज करना होता है। यही हमारा ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। इट मीन्स, प्लानिंग में तो हम केवल प्लान सेट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में उस प्लान से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए वो सारे रिसोर्सेज एक ऑर्डरली फॉर्म में, एक क्रम के अनुसार, एक सिस्टमेटिक मैनर में हम लगा कर रख देते हैं, ताकि उस वर्क को करने में, एक्शन में आने में दिक्कत ना हो, आगे किसी रिसोर्स की वहाँ आवश्यकता ना पड़े। मान लीजिए हमें प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट करना है और हमने प्लान कर लिया है कि हम एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और उसकी 1000 यूनिट पर वीक हमें मैन्युफैक्चर करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होंगे, यानी कि उससे रिलेटेड मशीनरी, उससे रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज, उससे रिलेटेड मटेरियल्स, उस सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करेंगे और एक ऑर्डरली फॉर्म में बनाकर रखेंगे, जिससे कि जब हम वर्क स्टार्ट करें, एक एक्शन में वर्क आए, तो प्रॉब्लम किसी प्रकार की ना हो। यही हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है, जहाँ पर सभी रिसोर्सेज को एक ऑर्डरली फॉर्म में आपको लगाया जाता है, अरेंज किया जाता है। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसे चलती है। तो देखिए, देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिसे सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या करते हैं हम, वर्क को आइडेंटिफाई करके कि यहाँ पर हमें क्या क्या काम करना है, और उस वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। देखिए, कोई भी वर्क ऐसा नहीं है जिसको अकेला व्यक्ति कर सके, और बड़ी बड़ी फर्म और बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये खास है कि वर्क बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत अधिक होता है, तो इसलिए वहाँ पर वर्क को डिवाइड करना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वर्क को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन यूनिट को कौन देखेगा, रॉ मटेरियल्स को कौन देखेगा, कॉस्ट को कौन देखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को कौन देखेगा। इस प्रकार से सभी अलग अलग वर्क को उनकी एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि एक सिस्टमेटिकली मैनर में वो सारा वर्क अपने टाइम टू टाइम हो सके। तो पहला प्रोसेस होता है वर्क को आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड करना। एंड सेकंड हमारा जो प्रोसेस है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब हम वर्क को डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, यानी कि वर्क को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, यानी ग्रुप के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले तो हमने वर्क डिवाइड कर दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट के हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट और एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट मीन्स कार्य के आधार पर डिपार्टमेंट बनाना, और डिविजनल डिपार्टमेंट आपके यूनिट, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट तैयार करना। इट मीन्स, अगर हम फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट हो गए, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट काम सेल्स से रिलेटेड है, परचेज डिपार्टमेंट काम परचेज से रिलेटेड है, कॉस्ट डिपार्टमेंट काम कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है। तो ये सभी आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, उसके कार्य के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और डिविजनल डिपार्टमेंट हमारा यूनिट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, यानी कि एक फर्म मान लीजिए आपकी क्रीम का मैन्युफैक्चर कर रही है, क्रीम भी बना रही है, ऑयल भी बना रही है, हेयर ऑयल, और मसाज क्रीम भी बना रही है, तो उसके सभी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं, राइट। जैसे ऑयल डिपार्टमेंट अलग, हेयर ऑयल डिपार्टमेंट अलग हो गया है, फेस क्रीम डिपार्टमेंट अलग हो गया, शॉप डिपार्टमेंट अलग हो गया, और उन डिपार्टमेंटों के अंदर फिर फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए, ताकि एक यूनिट का पूरा डिपार्टमेंटलाइजेशन
वहां पर अपना वर्क करता रहे, शॉप डिपार्टमेंट को अपने फेस क्रीम डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ना हो। तो इसलिए ये कहता है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होना भी जरूरी है। अगर काफी बड़ी फर्म है और कई कई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, जो हमारे डिविजनल डिपार्टमेंट्स कहलाएंगे। जैसे शॉप का डिपार्टमेंट अलग हो गया, फेस क्रीम का डिपार्टमेंट अलग हो गया, हेयर ऑयल का डिपार्टमेंट अलग हो गया, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर फिर फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए, राइट। यानी शॉप के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट ये अलग हो गई, और हेयर ऑयल के अंदर डिपार्टमेंट्स अलग हो गए। तो ये फंक्शनल डिपार्टमेंट वो कहता है कार्य के अकॉर्डिंग आप बांटेंगे, और डिवीजन डिपार्टमेंट आप प्रोडक्ट और यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट इसके बाद प्रोसेस में आता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ड्यूटीज हैं एम्प्लॉय और लेबर वर्कर्स की, उन सभी को असाइन किया जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज स्किल के अकॉर्डिंग। उनकी ड्यूटीज को बताया जाएगा कि भाई आपको ये कार्य करना है और इस प्रकार से करना है, आपका ये मेन वर्क रहेगा, इस प्रकार से आपको काम करना है। सभी की ड्यूटी, सभी के कार्य, सभी की लाइबिलिटीज उनको असाइन की जाएंगी, उनको बताई जाएंगी यहाँ पर। तो यही कह रहा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यहाँ पर फिर हम एम्प्लॉय और उनके वर्कर्स, उनके लेबर जितने भी हैं उन सभी को ड्यूटीज को असाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि आपने डिपार्टमेंट बना दिए, सभी को ड्यूटीज असाइन कर दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करेंगे, यानी कि उन सभी को ये बताना होगा कि आपको अपनी रिपोर्टिंग किस व्यक्ति को देनी है, किस अपने सुपीरियर को देनी है, अपने सबऑर्डिनेटर्स को देनी है, अपने किस कोऑर्डिनेटर्स को देनी है। ये सारी रिपोर्टिंग हम उनको फिर बताएंगे कि आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको आप अपने सुपीरियर इसको जा करके बात करेंगे, या आपको काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप सबऑर्डिनेट से बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो उनकी रिपोर्टिंग्स होगी, वो रिपोर्टिंग्स कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यहाँ से और बेहतर बनाया जाता है, एक मजबूत बनाया जाता है, राइट। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस थी, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, वर्क को आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड कर दिया है। वर्क को डिवाइड करने के बाद हम उसको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, एक फंक्शन के आधार पर, दूसरा डिवीजन के आधार पर। और जब डिपार्टमेंट बांट दी जाएंगे तो उसके बाद हम एम्प्लॉय लेबर्स को उनकी ड्यूटीज को असाइन करेंगे, उनकी ड्यूटी बताएंगे आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और ड्यूटी बताने के बाद फिर हम उनको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आपको अपनी रिपोर्टिंग किसको देनी है, प्रॉब्लम आने पर किससे जाकर बात करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस में इस प्रकार से चलती हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब हम ऑर्गेनाइजिंग के नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यानी ऑर्गेनाइजिंग के इंपोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, क्या इसके गुण हैं, वो सारी चीज देखेंगे। तो नंबर 1 आता है आपका बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। सबसे अच्छी बात है इसमें कि स्पेशलाइजेशन से हमें बेनिफिट मिलता है, यानी कि जब एक व्यक्ति एक कार्य को बार बार एक कंटिन्यूस प्रोसेस में करता रहेगा तो वो उस कार्य में बिल्कुल निपुण हो जाएगा, एक परफेक्शन उसके वर्क में आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम एक्सपीरियंस का नाम भी देते हैं। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को लगातार और कंटिन्यूस में करता है तो वो एक्सपीरियंस होल्डर उस वर्क का हो जाता है। वही वो कहता है कि यहाँ से हमें बेनिफिट मिलता है एक स्पेशलाइजेशन के लिए, और स्पेशलाइजेशन वही होगा, ऑर्गेनाइजिंग कहती है कि बार बार एक ही व्यक्ति का ट्रांसफर अलग अलग ना किया जाए, बल्कि उसको अपने फील्ड में एक इस प्रकार से महत्व दिया जाए कि वो अपने फील्ड में ही चलता रहे, और उसको धीरे धीरे इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि वो स्पेशलाइजेशन हो जाए किसी स्पेशल वर्क के लिए, और वहाँ से आपको कुछ बेनिफिट प्राप्त हो सके। क्योंकि जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतनी अच्छी आपको बेनिफिट्स भी होंगे उसके। एंड नेक्स्ट इंपोर्टेंस इज क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि ये कहता है यहाँ पर क्लियरिटी होती है वर्किंग रिलेशनशिप में, यानी कि किसी प्रकार से भी कोई व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, सभी सबऑर्डिनेट्स अपने सभी सुपीरियर्स, सभी लेवल आपस में मिलजुल करके काम करें, और सभी को ये पता हो कि मुझे प्रॉब्लम आने पर किससे बात करनी है, किसके पास मुझे जाना है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। इसलिए ये कहता है कि यहाँ पर जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो एकदम क्लियर रहती है, कहीं पर कोई किसी को डाउट नहीं होता है कि अगर मुझे प्रॉब्लम आई
तो मुझे किसके पास जाना होगा या मुझे ऑर्डर कौन देगा, उस सारी चीज़ों से पता होती है कि मुझे ऑर्डर कहाँ से मिलना है, मुझे वर्क किस प्रकार करना है, उस वर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो किसके पास जाना है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजिंग का ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि वर्किंग रिलेशनशिप आपकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहती है, क्लियर रहती है। एंड नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जब एक सिस्टमेटिकली ऑर्डरली फॉर्म में आप सभी रिसोर्सेज को तब अरेंज कर देंगे तो सीधी सी बात है कि आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में होंगे, यानी कि उनका वेस्ट नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जितना वर्क होगा उतना ही वो यूटिलाइज होगा, यानी कि कम कॉस्ट पर आप एक अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एडेप्शन टू चेंज। जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजिंग होते हैं, उन चेंजिंग को आसानी से एडेप्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अनुसार जो भी हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हों या बिजनेस के अंदर जो भी चेंजिंग्स आए, उन सभी चेंजिंग को हम आसानी से एडेप्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी चीज़ें एक ऑर्डरली फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, एक प्रभावपूर्ण आपका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो सके, मार्केट में आपका अट्रैक्शन हो सके। और एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब होगा, जबकि आपकी सारी रिसोर्सेज आपकी एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर में परफॉर्म कर रही होंगी। तो यहाँ पर जब आप प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो सीधी सी बात है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑलरेडी इफेक्टिव हो जाएगा। वहाँ पर आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ अलग से करने के लिए। तो इसलिए कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव आपका हो जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है ऑटोमेटिक। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग टाइम टू टाइम ग्रोथ करनी चाहिए, एक्सपेंड करनी चाहिए, और वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजिंग के पर। जितनी अच्छी आपकी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी ऑर्गेनाइजिंग होगी उतना ही अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, और बिजनेस ग्रोथ करेगा तो ही आप मार्केट में अपनी गुडविल को अचीव कर पाएंगे, एक अच्छा प्रॉफिट को गेन कर पाएंगे। तो उसके लिए वो कह रहा है कि एक्सपेंड होना या ग्रोथ होना ये भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग का एक इम्पोर्टेंस है। एंड लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। देखिए डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल क्या है कि जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा है और उस व्यक्ति को जब मोटिवेट किया जाता है टाइम टू टाइम, तो अकॉर्डिंग टू मोटिवेट वो डेवलप होता रहता है, यानी कि उसकी जो नॉलेज स्किल है वो डेवलप होनी चाहिए ताकि उस कार्य को और पूरी लगन के साथ कर सके, लेबोरियस के साथ कर सके। तो इसलिए ये कहता है कि आपका जो पर्सोनेल है यानी व्यक्तित्व है जो उस व्यक्ति का, वो डेवलप होना चाहिए, जिसके लिए हमें चाहे सेमिनार आपके अरेंज करने पड़ें, चाहे मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ें, चाहे हमें उनके लिए कुछ वेबिनार्स लगाने पड़ें, तो उसकी व्यक्तित्व आपका डेवलप होना चाहिए। और ये ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही संभव है कि किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी लेबर का पर्सोनेल आसानी से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है उस वर्क के लिए, एक एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता है उस वर्क के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपके ये इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। इस पर अब आप रिवीजन करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। नाउ थैंक यू सो मच।